नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, EBRC यानी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है BRC का। यानी पहले अगर आप बात करें तो पहले BRC चलता था, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन इश्यू कर सकता है, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, कहां से प्रिंट कर सकते हैं, कौन इंटरनेट पे अपलोड कर सकता है और कहां से ये एंट्री होती है और ये क्यों जरूरी है। और अगर EBRC आपने नहीं किया, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने नहीं इशू कराया, तो आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब क्वेश्चन हम एक छोटे से वीडियो में एक आपके लिए लेके आया हूं। अच्छा एक कंटेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको DGFT की वेबसाइट पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, या फिर आपको अगर एक्सपोर्ट नहीं किया, आप नए एक्सपोर्टर हैं, तो आप देखिए इसमें DGFT की वेबसाइट पे जाइए। उसकी वेबसाइट का नाम है www.dgft.ebrc.nic.in। यहां से डायरेक्ट आप जैसे आप लॉगिन करेंगे या फिर DGFT की वेबसाइट में डायरेक्ट भी आप जाएंगे तो वहां पे सर्विसेज में ई सर्विसेज में EBRC में आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट आप अपने डिटेल भरेंगे। डिटेल में आपको क्या भरना है, वहां पे आपका IC कोड यानी जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो आपको वहां भरना है। यानी जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहां से बनता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, अगर वो वीडियो आपने मेरा नहीं देखा तो आप जरूर उस वीडियो को मेरे देख लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आप वो जरूर मेरा वीडियो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा दोस्तों। तो उसमें आपको क्या करना है, IC आपको नंबर डालना है, और जो कंपनी का आपका बैंक अकाउंट है, यानी आपकी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, जैसे मेरी कंपनी का अगर मैं बताऊं आग ग्लोबल एक्सपोर्ट के नाम से मेरा करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट का आपको IFSC कोड डालना है। IFSC कोड आपको बिल्कुल मालूम होगा, जो इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, जो भी एक्सपोर्टर है, जो भी बिजनेसमैन है, इंटरनेट के द्वारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या फिर मंगाते हैं, तो उनको जरूर आइडिया होगा IFSC कोड क्या होता है। तो IFSC कोड आप उसमें डालिए तो पर्टिकुलर आपके पास में प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास में IFSC कोड नहीं है तो ये मैंडेटरी भी नहीं है, लेकिन आप बिना IFSC कोड के बिना आप उसको जो आपका EBRC है आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते। देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रिंट नहीं ले सकते। अगर प्रिंट आपको लेना है तो आपको अपनी कंपनी का जो करंट अकाउंट है, उस करंट अकाउंट जिसमें फॉरेन रिजर्व आया है, यानी जिसे आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, तो अभी विद इन 9 मंथ आपको उसका पैसा आना चाहिए। जैसे अगर आपने 100% एडवांस पेमेंट टर्म पे काम किया है तो आपको पैसा तो आ ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास में EBRC होना अनिवार्य होना जरूरी है। अदरवाइज आपके पास में क्या होता है कि आपको विद इन 9 मंथ, अभी RBI का रूल है, RBI का जो गाइडलाइन है, विद इन 9 मंथ आपका ये जो EBRC है वो इश्यू हो जाना चाहिए, वो रिलीज हो जाना चाहिए बैंक साइड से। यानी एक्सपोर्ट तो आपने कर दिया, लेकिन कई बार क्या रहता है कि जैसे प्रैक्टिकल में आपको बताऊं कि मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट किया जर्मनी एक्सपोर्ट किया। तो अभी वो अंकल आए, वो भी मतलब इंडियन ही थे, जो अंकल रहते हैं वो जर्मनी में रहते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर कुछ गुड्स मंगाया, वो 2 लाख का कुछ एक आइटम था, तो उन्होंने इंडिया से मंगाया। यानी वो इंडिया के जो एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना था जर्मनी में, तो उन्होंने क्या किया, अंकल जब इंडिया आए थे तो उन्होंने 2 लाख रुपए उसको दे दिए, बंदे को जो एक्सपोर्टर था। तो उन्होंने अंकल ने क्या किया, पैसा तो एडवांस में दे दिया, लेकिन क्या गलती किया है कि कैश में दे दिया तो अभी वो बैंक के रिकॉर्ड में तो नहीं आया। यानी उन्होंने क्या दे दिया, इनको INR दे दिया, यानी इंडियन रुपीज दे दिया, तो फॉरेन रिजर्व तो आया नहीं है, एक्सपोर्ट जरूर हुआ है, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, सब फॉर्मेलिटी, बिल ऑफ लेडिंग, ये वो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब उन्होंने कर दिया। तो उसके बाद फिर मेरे पास एक फोन आता है कि बेटा आप ये देखिए कि मुझे एक ये लेटर आया है। कहां से लेटर आया, मैं आप मुझे भेज दीजिए सॉरी। तो मैं उसको रीड आउट कर लेता हूं। तो रीड आउट जैसे मैंने किया तो मैं सब कहानी समझ चुका था, तो मैंने यही बोला कि आपका जो पेमेंट था वो आया क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ पेमेंट तो मेरा आ गया था। तो उनका पेमेंट आप किस बैंक के थ्रू आपने मंगवाया, बोले बैंक के थ्रू तो मंगवाया ही नहीं है, उन्होंने तो घर में आके कैश दिया था, वो तो जानने वाले थे। तो अगर मगर जानने वाले थे तो वो बैंक के थ्रू प्रोसेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बैंक के रिकॉर्ड में तो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है।
यानी आपने एक्सपोर्ट जरूर किया है, शिपिंग कंपनी के पास में रिकॉर्ड है, डीजीएफटी की वेबसाइट पे रिकॉर्ड है, क्योंकि शिपिंग फाइल्स आप करते हैं तो वहां पे सब रिकॉर्ड है। लेकिन जो पैसा आया है, एक्चुअली अपना एक्सपोर्ट करने का मेन पर्पस एक ये भी है कि हमें फॉरेन रिजर्व जो डॉलर आना है, हमारी कंट्री में डॉलर आना है, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाना है, वो भी बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट उसमें भी इंटरेस्टेड है कि जब तक आपका ईबीआरसी नहीं आएगा तो गवर्नमेंट वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो उस केस में अभी आपको फिर लंबा चौड़ा एक अलग से प्रोसेस रहता है, वो करना रहेगा, फिर आपको ईबीआरसी ओपन कराना पड़ेगा। तो उसमें आरबीआई का गाइडलाइन रहता है कि विद इन 9 मंथ, यानी अभी तक आपका गाइडलाइन आपके पास आरबीआई का यही है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करें विद इन 9 मंथ आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। यानी जो भी फॉरेन रिजर्व है, यानी जो डॉलर आने वाले हैं आपकी कंट्री में, वो आ जाना चाहिए विद इन 9 मंथ। 9 मंथ का ही समय दिया गया है आरबीआई ने, अदरवाइज आरबीआई आपको एक लेटर इश्यू कर देती है, आपको नोटिस आता है, देन द प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो वैसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्कुल सरल है, सिंपल है। आप जस्ट उसको अपना नॉलेज लेवल को इंप्रूव कीजिए, सभी नॉलेज लीजिए, सीखिए और सीख के आप एक्सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा है। और अभी अगर बीआरसी, अगर हम बोले ई बीआरसी क्या किसी चीज का प्रूफ है, हाँ, ये एक एक्सपोर्ट का प्रूफ भी इसको बोलते हैं कि एक एक्सपोर्ट का प्रूफ है, यानी एक्सपोर्ट हुआ है और डॉलर हमारी कंट्री में आया है, डॉलर हैज बीन रिसीव्ड। तो जो डॉलर रिसीव हुए हैं, नॉर्मली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में ही होता है, यानी मैं बार बार डॉलर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि डॉलर में ही ट्रेड मैक्सिमम होता है। यानी इंडिया से जैसे अगर यूएसए हो रहा है, चाइना हो रहा है, या म्यांमार हो रहा है, गल्फ कंट्री हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज, कहीं भी अगर हो रहा है तो मैक्सिमम उसको आप देखेंगे तो यूएसडी में ही होता है। जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी उसमें होता है। तो फॉरेन रिजर्व बढ़ाना है हमें अपनी कंट्री का। तो अभी ये है कि जो ईबीआरसी की जो डिटेल है वो डीजीएफटी की वेबसाइट पे कैसे पहुंचती है, तो वो इंफॉर्मेशन जाती है ईबीआरसी की डीजीएफटी की वेबसाइट है। कौन उनको देता है? वो देता है बैंक, यानी जो आपका एक्सपोर्ट का बैंक, जैसे मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आईसीआईसीआई का वहां पर जो फॉरेक्स का बंदा बैठेगा, फॉरेक्स का जो ऑफिसर बैठेगा, उसका काम यही है कि एक्सपोर्ट हुआ है और ये फॉरेन रिजर्व आया है, तो वो हमें आईएनआर दे देता है, अपना जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो काटने के बाद में। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है, मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए और ब्रोकरेज चार्जेस कौन बैंक किस तरीके से काटता है, वो उसमें भी ज्यादा और कम का रहता है, वो भी निगोशिएबल रहता है। तो उसमें भी आप होशियार रहिए, क्लेवर रहिए, मास्टर रहिए, आप सीखिए और उनसे आप निगोशिएट भी कीजिए कि ब्रोकरेज चार्जेस ये बैंक इतना दे रहा है, ये बैंक इतना दे रहा है, तो आप इतना क्यों दे रहे हैं, वो भी आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो बैंक का ही काम रहता है कि डीजीएफटी की वेबसाइट पे वो अपलोड करता है, वो आपकी डिटेल बताता है कि हाँ ये एक्सपोर्ट हुआ है और ये इतना अमाउंट इसके अगेंस्ट में आता है। तो अगर डीजीएफटी का मैं वेबसाइट में अगर बताऊं कि अगर आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके अपना ईबीआरसी आप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें जो टेबल आती है उसमें सबसे पहले जो आपका ईबीआरसी का डेट आता है, उसके बाद ईबीआरसी का स्टेटस आता है, फिर बिल आईडी आती है, यानी जो आपने एक्सपोर्ट किया उसका बिल आईडी रहता है, फिर शिपिंग बिल नंबर रहता है, शिपिंग बिल का पोर्ट रहता है, किस पोर्ट से आपने किया है, फिर शिपिंग बिल का आपका डेट रहता है, किस दिन आपने वो शिपिंग बिल फाइल किया है, फिर जो ईबीआरसी का आपके पास यूटिलाइजेशन स्टेटस रहता है, यानी वो अवेलेबल है कि नॉट अवेलेबल है। तो कई बार अगर आप देखिए अगर नॉट अवेलेबल है तो फिर आप वो दिक्कत आने वाली है और आपको वहां से आरबीआई की तरफ से नोटिस भी आपको इंडिविजुअली आ जाएगा। तो वैसा उस लेवल तक हमें नहीं जाना, उससे पहले ही हम अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे। 9 मंथ का टाइम बहुत ज्यादा होता है, कोई इसमें ऐसा इश्यू की बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत सरल है, सिंपल है और आप अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं। आप अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कीजिए, अपना फैमिली का लाइफ स्टाइल इंप्रूव कीजिए, अपनी कंट्री का लाइफ स्टाइल इंप्रूव कीजिए, कंट्री का इकोनॉमी, फॉरेन रिजर्व इंप्रूव कीजिए दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है या जितना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी कंटेंट है वो आपके पास में अपडेटेड कंटेंट आपके पास में आते रहे, वो कंटेंट आप कंज्यूम करें और अपने स्किल्स को इंप्रूव करें और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।